नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। कसाईयों का नंगा नाच पार्ट 2। लगातार हम हाजी नौशाद जो हापुड़ में अपना बूचड़ खाना चलाता है, उसके खिलाफ इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से हमने आपको अपने पहले पार्ट में दिखाया था, किस तरीके से नौशाद ने पीसीओ से लेकर अब तक अपनी अकूत संपत्ति इकट्ठी की है, किस तरीके से उसने बूचड़ खाने की शुरुआत की और साथ ही साथ आज भी गैर कानूनी तरीके से कैसे वो अपने बूचड़ खाने को चला रहा है। तमाम तरीके के कानूनों की धज्जियां हाजी नौशाद की तरफ से उड़ाई जा रही है, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी जब आदेश दे दिया जाता है कि हाजी नौशाद का ये बूचड़ खाना बंद होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के साथ, सरकारों के साथ मिली भगत कर हाजी नौशाद लगातार अपने इस बूचड़ खाने को चला रहा है। लोगों की जिंदगी को मुहाल उसने कर दिया है, लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। 37 गांव के लोग इस बूचड़ खाने की वजह से नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कोर्ट ने जब फैसला दिया, उसके बावजूद भी आखिर हाजी नौशाद पर प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की और आज भी हाजी नौशाद खुले तौर पर इस बूचड़ खाने को चला रहा है। और हमारी ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक कि हाजी नौशाद और इसकी तरह अवैध रूप से बाकी बूचड़ खाने जो चल रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आज हम आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि कोर्ट की तरफ से जब फैसला आया, उसके बाद आखिर अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है। अब हम आपका ध्यान खींचना चाहेंगे नौशाद के उस सिंडिकेट की तरफ जिसे हम बहुत देर से मौत का सिंडिकेट कह रहे हैं। नौशाद की मीट फैक्ट्रियां इलाके के लोगों को कैंसर के रूप में मौत की सौगात बांट रही हैं। सालों से गांव के लोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। इसी वजह से हम बार बार हाजी नौशाद को मौत का सौदागर कह रहे हैं। देखिए, इसमें दो तरीके की बीमारियां पॉसिबल हैं। एक तो वो है जो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सपोज हो जाता है तो सनलाइट में, जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट को ऐसे ही फैला दिया जाता है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं रहता है, कोई उनका वेस्ट प्रोडक्ट को जो है ना चेंज कर WTA मशीन्स नहीं लगी हों, तो एक तो वो हो गया। दूसरा ये है कि कई जगह हमने सुनने में आया है कि ये लोग बोर करके वेस्ट प्रोडक्ट को डायरेक्टली ज़मीन में डाल देते हैं। तो पहली वाली जो चीज़ है जो डायरेक्टली एक्सपोज है, उससे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ेस डेवलप होती हैं, सांस जनित रोग, जिसमें कि निमोनिया है और ब्रोंकाइटिस है, सांस फूलने की बीमारी है, एलर्जी की बीमारी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो दूसरा वाला पार्ट है जिसमें कि ये बोर करके पानी को अंदर डाल देते हैं, तो इसमें लेड और क्रोमियम चला जाता है। और ये जब हैंडपम्प से या समरसेबल से पानी निकाला जाता है, लोग पीते हैं, वो क्रोमियम अधिक मात्रा में जब बॉडी में जाता है तो कैंसर होने की संभावना रहती है। ये दो तरह से ये स्वास्थ्य के साथ नुकसानदायक होती हैं। आसपास के जो गांव हैं, तकरीबन 36 गांव ऐसे हैं जिसमें अब तक सैकड़ों लोग कैंसर से मर चुके हैं। उनका ये कहना है कि इनकी फैक्ट्रियों की, उनकी बोरिंग की वजह से जो प्रदूषित पानी पीते हैं उसकी वजह से मौतें हो रही हैं। क्या इसको स्वास्थ्य विभाग मानता है सर? ये इसके लिए एक बार मीटिंग की बैठक हुई थी जिसमें कि हमने भी ये मुद्दा उठाया था। चूँकि ये हमारे रेगुलेशन और कंट्रोल में नहीं आता है, तो जो जल विभाग है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो माइनर इरिगेशन वाला, नलकूप वाला, उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि इनकी जल की जांच कराई जाए और जगह जगह जो समरसेबल लगा करके लोग पानी निकाल के पी रहे हैं, उस पानी की जांच कराई जाए। इस पानी का जांच कराने का गंगा जल का एक प्लांट है गाज़ियाबाद में, वहाँ पे ये जांच होता है, तो उनके द्वारा कराई जाएगी। और जो प्रॉब्लम्स आ रही है तो जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जो जल विभाग है वो करेक्ट करेगा। दरअसल जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है हाजी नौशाद की तरफ से अवैध तरीके से इस बूचड़ खाने को चलाकर, उससे तमाम तरीके की दिक्कतें 37 गांव के लोगों के सामने पेश आ रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो है स्वास्थ्य को लेकर। जहां सांस से जुड़े हुए रोग निकलकर सामने आ रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में कैंसर के जो मरीज हैं वो भी निकलकर सामने आए हैं। सवाल यह है कि आखिर इन मरीजों के लिए, इन बीमारियों के लिए कौन जिम्मेदार है? कार्रवाई जो है इतने लंबे वक्त से जो नहीं हो रही है,
इस पर हम चर्चा करें। खास पैनल हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट का मौजूद है। गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर बीबी ढाका साहब हमारे साथ हैं। शोएब कासमी साहब हैं हमारे साथ, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। मदन त्यागी साहब हैं भारतीय किसान यूनियन से। विरंजन त्यागी साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं, एंटी प्रदूषण और जन कल्याण चेतना कमेटी के अध्यक्ष हैं। हापुड़ में जो बूचड़खाने अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके के तमाम विरोध प्रदर्शन हुए हैं या उन्हें बंद कराने को लेकर जो मुहिम हुई है, उस विरंजन त्यागी लगातार इस पर काम करते रहे हैं। अपने तमाम मेहमानों के पास हम जाएं, इसके बाकी जो पक्ष हैं, जो कानूनी पहलू हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, उस पर हम बात करें। सबसे पहले हम यहाँ पर सीएमओ साहब आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त भी आपके पास कम है, कुछ कम वक्त आप हमें दे पाए हैं यहाँ पर। हमने भी यहाँ पर जो है सीएमओ साहब को भी सुना, क्या कुछ जो है दिक्कतें लोगों के सामने आती हैं या परेशानियां जो हैं उन्हें तमाम हो रही हैं आज के वक्त में। फिलहाल ग्राउंड पर या जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो ज्यादा नंबर में क्या आ रहा है आप लोगों के सामने, और किस तरीके की दिक्कतें जो हैं लोगों को आ रही हैं? ठीक, बहुत अच्छा कहा आपने। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि लाइफ जो है ये बहुत ही प्रीशियस है। इस ग्लोब पे सबसे प्रीशियस लाइफ ह्यूमन लाइफ है जी। तो इसे हमें बहुत ही उससे जीना है, तो हमें ये देखना होगा। और एक लाइफ है, और लाइफ एक अद्भुत चमत्कार जो दिया गया है प्रकृति द्वारा, इसे हमें, और एक हेल्थ है। हेल्थ एक अपने आप में कुछ कंपोनेंट है जो हेल्थ बनती है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस पे जाने से पहले कि हेल्थ, इट इज़ नॉट ओनली द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग जी। इट कॉन्स्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ ए सोशल एंड स्पिरिचुअल एज वेल। डॉक्टर साहब, अगर आप हिंदी में समझा सके ज़्यादा बेहतर। हाँ, ये एक आपकी जो फिजिकल बॉडी है और माइंड है, इसी का केवल ठीक से होना, सेन होना ही हेल्थ नहीं है। सोशल जितने फैक्टर्स हैं वो सारे इंक्लूड करते हैं, और स्पिरिचुअलिटी जितनी भी आपकी है, जितनी भी आपके पूरे स्पीयर में है, पूरे एनवायरनमेंट में, वो सब कॉन्स्टिट्यूट कर करके हमारी हेल्थ बनती है जी, जिसे हम इतना लाइटली ले रहे हैं जी। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ जी। जो ये चीज़ है कि जितनी भी कोई भी हाईली कंटामिनेटेड चीज़ें, हाईली पॉल्यूटेड चीज़ें, अगर वो जहाँ पे कि हमारी लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन रह रही है, वो आपका स्लॉटर हाउस हो जी, वो आपका स्लॉटर हाउस जैसी ही दूसरी हाईली कंटामिनेटेड फैक्ट्रीज हो, इन्हें हम अगर हम अवॉइड नहीं करते और इनके अंदर साथ साथ में हमने डीकंटामिनेटेड और डिटॉक्सिफाइड जी, जो आप जो प्लांट्स हैं, अगर वो साथ में नहीं लगाते जी, तो इसका मतलब है कि हम मानवता के, अपने ही लाइफ के, मानवता के जीवन से हम खेल रहे हैं। ठीक। तो जो कि बहुत ही अब मैं थोड़ा चलता हूँ कि क्या क्या हमें जी, क्या क्या हमें इससे नुकसान होते हैं, हेल्थ कहाँ कहाँ आपकी गड़बड़ होती है जी। क्योंकि जो ढाका साहब, आप गौतम बुद्ध नगर में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ दरअसल, क्योंकि मामला जो है वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक लंबे वक्त से कानूनी लड़ाई भी चल रही है और सोशल स्तर पर भी जो है ग्रामीण किस तरीके की स्थितियों से गुजर रहे हैं। उन तमाम चीज़ों के बीच में इस बूचड़खाने को लेकर सवाल है। सवाल यह है कि वहां आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं या जो सीएमओ साहब ने भी जिस बात का जिक्र यहां पर किया कि कैंसर के और अलग अलग तरीके के जो सांस के रोग हैं, उससे लोग जो है पीड़ित हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज तो हैं ही, जो एनवायरमेंटल इश्यूज सामने आ रहे हैं, जिसमें कानूनों का जो प्रावधान है, जो तमाम कानून बनाए गए हैं जिनका पालन होना चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मरीज जो हैं उस एरिया में क्या जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, कौन सी बीमारी जो है सबसे ज्यादा हो रही है इन मरीजों को? जितने भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो कि मानक के अनुसार नहीं बने हैं, ठीक है, वो लीगल है या इलीगल है, वो मानवता के लिए जहर है एक तरह से। क्योंकि इसमें जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो हाईली एयर पोल्यूशन करता है, ठीक है, जो हम इनहेल करते हैं। इनहेल करने से एक्चुअली लंग्स में जाता है, स्टिफनेस होती है, वो एलर्जी के रूप में उभरता, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, और धीरे धीरे लॉन्ग प्रोसेस में आने से आदमी उसमें बहुत सारे इवन लंग डैमेज तक हो जाते हैं जी। सांस की बीमारियां जो आपने कॉमन सुनी होंगी, मैनी टाइम्स मैनी फोल्ड बढ़ गई है। सेम थिंग है, ऐसे ही वाटर पोल्यूशन होता, और वाटर एक तरह से हम सभी जानते हैं कि ये एक तरह से जीवन है, वाटर जीवन है। और जब ये पोल्यूटेड हो जाएगा तो ये आप जमीन से निकालें, कहीं से निकालें, अल्टीमेटली तो वाटर इसमें जाता आपके लैंड में जाएगा, भले ही आप थ्रू पाइप दें या कैसे भी दें। अगर उसको डिटॉक्सिफाइड प्लांट आपके पास नहीं है, डीकंटामिनेटेड प्लांट आपने वहाँ नहीं लगा रखा, तो इसका क्लियर है कि ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो फैट है, मीट है, ब्लड है, इट इज़ हाईली, ये इतना होता कि इस पर जर्म्स बहुत जल्दी
वो आपके मल्टीप्लाई करते हैं जी। और वो जर्म्स एयर में आएंगे, वो जर्म्स वाटर में जाएंगे, और वाटर के बिना लाइफ नहीं है। वाटर हर चीज़ में काम में आता है। इसलिए जब ये बॉडी में जाएगा तो हर ऑर्गन के अंदर एक डिटॉक्सिफाई करने की एक क्षमता होती है, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बॉडी स्ट्रेस में रहेगी, स्ट्रेस हार्मोन भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इम्यून सिस्टम हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो जितनी बीमारियां हमारे इम्यून सिस्टम से कंट्रोल होती हैं, इम्यून सिस्टम हमारा लो हो जाएगा, वो सारी बीमारियां इसमें हो जाएंगी। वो जोड़ों के दर्द हो, मांसपेशी हो, इवन ब्रेन हो। सेम थिंग इज हैपनिंग विद द केमिकल्स। जितने भी है वो केमिकल्स हमारे वो वाटर के थ्रू जा रहे हैं, वो भी हम एक लिमिट होती है हमारे ऑर्गन्स की। वो किडनी है या सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर है जो डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन अल्टीमेटली एक स्टेज पे जाकर ईयर्स टुगेदर में वो भी फेल हो जाएगा। यानी ओवरऑल बॉडी पर जो है इसके हानिकारक जो प्रभाव है वो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। यानी पूरी तरीके से मानव जीवन के लिए ये बिल्कुल जहर के बराबर है। मैं जो जानना चाह रहा हूं यहाँ पर डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एडिशनल सीएमओ भी हैं वहां पर, एज ए मेडिकल ऑफिसर आप क्या स्टेटस मान रहे हैं वहां पर? कंटेमिनेशन का क्या स्टेटस है, क्या स्थिति आ चुकी है? क्योंकि कोर्ट ने जो है इससे पहले ही आदेश दे दिए हैं कि ये पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। कानून जो है पूरी तरीके से ताक पर रख दिए गए हैं इस बूचड़खाने की। अगर बात करें लोगों की जो रिपोर्ट्स है या हमारे सहयोगी रिपोर्टर जो हैं उन्होंने जो कुछ वहां जाकर देखा है, लोगों का वहां पर जीना मुश्किल है, वहां से आप निकल नहीं सकते हैं। अगर ये स्थिति है तो कंटेमिनेशन का जो स्टेटस है वो क्या होगा? ये एरियाज मैं खुद गुजरा हूं, मैं इसलिए बताऊंगा। ये एरियाज हाईली कंटेमिनेटेड है बाय द मींस ऑफ एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और वाटर पोल्यूशन भी इनका बहुत ज्यादा होगा। और इनके जो केमिकल्स हैं जब बॉडी के अंदर जाते हैं, जिस भी ऑर्गन में जाते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस करते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी आती है, इवन ये कार्सिनोजेनिक है। इवन इनसे लॉन्ग टर्म में जाकर के मेटाप्लेजिया और उसके बाद जो है इवन कैंसर की भी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, और हो भी सकते हैं। ठीक है, इसमें ब्लड की कमी हो जाती है, बोन मैरो डिप्रेशन होता है, तो वो उसके भी उसकी वो रहती है। इवन अगर किडनी वगैरह ये भी फेल हो सकती हैं, किडनी फेलियर के भी केसेस आ सकते हैं, लीवर फेलियर के केसेस आ सकते हैं, और इवन यहाँ तक हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर इवन इनमें म्यूटेशंस हो जाता, जो जीन होते हैं हमारे आने वाली पीढ़ियों में जेनेटिक चेंज भी आ सकती है। और जितने अब एक चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, अगर वो इस एरिया में रहती हैं और इस तरह का वाटर यूज किया, कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड एयर यूज की जाती है, तो उनमें डिसऑर्गेनोजेनेसिस टाइप की हो जाती हैं। यानी उनमें बच्चों में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स भी मिलते हैं। कंजेनिटल डिफेक्ट्स वो इसमें भी हो सकते हैं, स्पाइना बाइफिडा जैसे होता है, आपने पीछे वो देखा होगा। ECT भी जैसे कि पैर टेढ़े हो जाते हैं बच्चों के, इवन कुछ हार्ट डिजीज तक। यानी जो बच्चे जन्म लेंगे वो जन्म से ही अपंग होंगे या किसी भी तरीके की विकृति उनके अंदर? हाँ, उनके अंदर विकृति हो सकती है। अच्छा, हाँ, ये भी क्योंकि उसमें डेंजरस केमिकल्स हैं। अच्छा। वो डेंजरस केमिकल्स वाटर के थ्रू बॉडी में जाते हैं, वो सारे के सारे डिटॉक्सिफाई नहीं हो सकते। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म में जब उस एरिया में अगर कोई रहता है तो इवन जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी पैदा हो जाते हैं। तो हमें इसे इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ बहुत प्रीशियस है, और ये बहुत ही हमें कॉशियसली लेना है कि अगर हमें क्वालिटी लाइफ जीनी है तो इस तरह की चीज़ें नॉर्म्स के अनुसार चलनी चाहिए, और उनको बिल्कुल उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि डीकंटामिनेटेड प्लांट्स, डिटॉक्सिफाई प्लांट्स, और उसको प्यूरीफाई करने के बाद ही वो एक्सक्रीटा डिस्पोज होना चाहिए, ये भी इंश्योर होना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें रेजिडेंशियल एरिया से, बस्ती से बहुत दूर होनी चाहिए, 4-5 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ से एयर पोल्यूशन भी ना हो। जो पानी प्रदूषित हो चुका है उसके इफेक्ट भी आप यहाँ पर बता रहे हैं। दरअसल क्योंकि बोर किया जा रहा है पानी को, और जो वेस्ट ब्लड है जो यहाँ पर कत्ल खाने में चल रहा है, उसके बाद वेस्ट ब्लड को बोर कर जमीन में पहुंचाया जा रहा है। और जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो पानी अब वहां पर लोगों के पास है या जो वो पानी पी रहे हैं उसका कलर पिंक हो चुका है। कितना खतरनाक है? नहीं, बहुत खतरनाक है। अगर आप क्लियर कह रहे हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रही है और उसको सीधे पाइप के द्वारा अगर आप जमीन में नीचे पहुंचा रहे हैं, तो वो जो नीचे की परतों में जो वाटर है वो पूरा का पूरा कंटामिनेट हो गया। और स्पेशली जो सैलो वाटर है, सैलो वाटर का मतलब जो पहली परत है, जो लोग उसको ज्यादा पीते हैं, उसमें तो हाईली कंटामिनेटेड है। तो उससे तो ये सब की सब चीजें, आपके ऑर्गन डैमेज भी हो सकते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में पिएंगे तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। तो ये तो इट्स ए ग्रेट हेल्थ हैजार्ड एक्चुअली। हमें इसे सीधे सीधे मानना चाहिए, और हमें सभी को इसको सेंसिटिवली लेना चाहिए। तो क्या हम ये माने कि जो स्थिति है इस बूचड़खाने की वजह से, हाजी नौशाद की वजह से, कि वो गैर कानूनी तरीके से और पूरी तरीके से जो कानून की धज्जियां हैं उसे उड़ाकर इस बूचड़खाने को चलाया जा रहा है,
जो एनवायरनमेंट के हिसाब से जो वहां की स्थिति है, लोगों के जीवन के आधार पर जिस तरीके का जीवन वहां के लोग जी रहे हैं, चाहे वो सांस लेने की स्थिति हो, चाहे उनके खाने की स्थिति हो, या जो कंटेमिनेटेड जो तमाम चीजें हो चुकी हैं, उन तमाम चीजों के रिवर्सिबल है ये स्थिति? क्योंकि अगर अभी जो पानी है वो पी रहे हैं, जिस पानी को, वो इतना खराब हो चुका है, जिस हवा को वो ले रहे हैं वो इतनी प्रदूषित हो चुकी है, इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है? हम मान सकते हैं कि हाँ कुछ जो है नुकसान कम हुआ है, या ये मानिए कि पूरी तरीके से वहां की जो प्राकृतिक संपदा है उसे बिल्कुल नष्ट कर दिया है हाजी नौशाद ने इस बूचड़खाने के जरिए? मैं किसी पर्टिकुलर का तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये हमें सभी को सोचने की बात है, क्योंकि ऐसी जो कि हमारे हेल्थ के लिए हैजार्डस हैं, उनको हमें टाइमली डिकंटामिनेट करना चाहिए, डिटॉक्सिफाई करना चाहिए, और ये इंश्योर करना चाहिए कि किसी की भी लाइफ के साथ में हमें नहीं खेलना है। और इनको समय से, अगर हम समय से प्रिकॉशन नहीं लेंगे, इनको अपने जो एरिया से दूर नहीं रखेंगे, क्योंकि केवल हमने अपने केवल फायदे के लिए हम पूरी मानवता को दांव पे लगाना बहुत गलत है। क्योंकि हमें देखना है कि क्योंकि अगर हमें यहाँ इस पृथ्वी पे जीना है, एक ये मानव का जीवन अगर आपको मिला, ये बहुत प्रीशियस जीवन है, और इसको हमें क्वालिटी लाइफ जीनी चाहिए। इसलिए मेरा तो अनुरोध इन सब से है, अगर कोई इस तरह का वो कर रहा है तो उसे इस तरह का काम तुरंत बंद करना चाहिए, और क्योंकि यही मानवता के लिए उसके सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े बेबी ढाका साहब, क्योंकि वक्त आपने हमें यहाँ पर कम दिया था, लेकिन हम समझना चाहते थे कि क्या कुछ असर जो है यहाँ पर हो सकता है, और किस तरीके के लॉसेस या जो बीमारियां हैं वो लोगों के बीच में आ सकती हैं। क्योंकि लगातार जो वहाँ के लोग हैं, जो 33 गांव के जो ग्रामीण हैं, वो शिकायत जो है यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं, और लगातार एक लंबा आंदोलन जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर ये जो स्थिति पैदा कर दी गई है हाजी नौशाद की तरफ से इस बूचड़खाने के जरिए, उसके लिए उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ ये बूचड़खाना आखिर कब बंद होगा, ये सवाल है। साथ ही साथ सवाल यह भी है कि क्या इस देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां हाजी नौशाद जैसे लोग उड़ाते रहेंगे, और प्रशासन जिसकी आड़ में इस तरीके की तमाम घटनाएं, इस तरीके के तमाम बूचड़खाने चल रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई होगी? इस पर भी चर्चा करेंगे। अपने तमाम मेहमानों की भी अपनी यहां प्रतिक्रिया लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, फॉर नाज़िर होता है। तो क्या हाजी नौशाद जैसे लोगों के पैसा कमाने की कीमत पूरा देश भरेगा, या 37 गांव के वो लोग भरेंगे जो आज जिंदगी और मौत के बीच जीने के लिए मजबूर हैं? साथ ही साथ क्या वो लोग भी जो एक किसान कहा जाता है, जिन्हें वो किसान जो इस पूरे देश का पेट भरता है, उसका जीना भी मुहाल हो चुका है हाजी नौशाद जैसे लोगों की वजह से? हाजी नौशाद जो बूचड़खाना चलाता है, उसकी वजह से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है बूचड़खाने से, उसकी वजह से वहां तमाम तरीके की जो जमीन है वो बंजर हो चली है, किसानों का जीना मुहाल हो चुका है। लेकिन प्रशासन जो है वो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। कोर्ट की तरफ से आदेश आ जाता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रशासन को वो कौन सी ताकत है जो हाजी नौशाद जैसे शख्स पर कार्रवाई करने से रोकती है? किसानों के क्या हालात हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी भी बरकरार होने के बावजूद हाजी नौशाद मौत का सौदागर बना हुआ है। हालात ये हैं कि उसकी मीट फैक्ट्रियों से निकलने वाला तेजाब, केमिकल और खारा पानी आसपास की हजारों बीघा जमीन को बंजर करता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के किसान भुखमरी की कगार पर आ पहुंचे हैं। कहा जाता है कि मिट्टी किसान की माँ होती है। मिट्टी के सीने पर हल चलाकर एक किसान अपना पूरा परिवार चलाता है, अपने बच्चों की जीविका चलाता है। इस वक्त हम खड़े हैं रामपुर रोड हापुड़ पे, जहाँ पे हमारे सामने ये खेत हैं, और ठीक हमारे इस दाहिनी तरफ, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सचिन से कहूँगा कि एक बार कैमरा दिखाएं, हमारे दाहिनी तरफ ये
एक लाइन से श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये मीट फैक्ट्रियां हैं। इनमें जानवरों का मांस काटा जाता है, हड्डियां गलाई जाती हैं, उन हड्डियों को गलाकर उनसे मुर्गियों को खाने वाले दाने बनाए जाते हैं। ये एक व्यवसाय है यहाँ के कुछ लोगों का, लेकिन इस व्यवसाय का यहाँ के किसानों पर क्या असर पड़ रहा है ये दिखाएंगे। सचिन से कहूँगा कि एक बार इस नाले की तरफ दिखाएं। ये पानी है, हमारे बगल में जो नाला है उससे ये पानी लिया जा रहा है यहाँ के खेतों में सिंचाई के लिए। इस वक्त आलू बोया गया है यहाँ पर। पानी की शक्ल देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये पानी कितना सही है और इस पानी की सिंचाई से खेतों की क्या हालत हो रही होगी। जितनी भी हड्डियां गलाई जाती हैं इन फैक्ट्रियों में, उसमें केमिकल की जगह पे नमक का इस्तेमाल होता है और उस नमक के इस्तेमाल के बाद जो पानी निकलता है छनकर, वो इस नाले में बहाया जाता है और उसी नाले का पानी यहाँ के किसान अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं इस वक्त यहाँ पर रामपुर गांव के। नाम क्या है आपका? राधेश्याम शर्मा। राधेश्याम जी, इधर आ जाइए कैमरे के सामने। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस नाले से जो पानी लेकर आप सिंचाई कर रहे हैं अपने खेतों में, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसमें नुकसान ये है कि पानी लगने से जिस फसल को देते हैं वही नमक का पानी से तेजाब बना हुआ है और ये फसल को फूंक देता है और मजबूरी में ये पानी लगाना पड़ता है। और कोई सुविधा नहीं? और कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो हम इस पर भर लें। गन्ना बाहुल क्षेत्र माना जाता है यहाँ पर, कई यहाँ पर शुगर फैक्ट्रियाँ हैं, तो गन्ने की खेती क्यों नहीं करते हैं आप लोग? गन्ना नोनी बोते यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे खारा बन जाता है और वो खाया भी नहीं जाता, वो ख़राब हो जाता है गन्ना और उससे मर जाता है उससे। कभी आप लोगों ने, जो जिले के अधिकारी हैं, चाहे कृषि विभाग के या डीएम साहब, कभी इनसे इस बात की शिकायत की आप लोगों ने? की थी, कई बार की थी, अगर धरना भी किया था और गांव के आदमी भी गए थे वहाँ में और जेल आंदोलन चला था और उसके बाद जेल से छुट्टी है, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बताने वाले बताते हैं कि ये जो मीट फैक्ट्रियां हैं ये कुरैशी समुदाय के लोगों की हैं और अरबों का व्यापार है और उसका मोटा हिस्सा यहाँ के जिलाधिकारी से लगाए, कृषि विभाग से लगाए, सत्ता के गलियारे में यानी कि लखनऊ तक भी पहुँचाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चंद सिक्कों की चमक में किसानों का जीवन बर्बाद करने का ये खेल कब तक जारी रहेगा? वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ राकेश पंडित, हापुड़। यानी जमीन जो है वो बंजर हो चुकी है, एनवायरनमेंट जो है, पर्यावरण जो है वो दूषित हो चुका है। जो आसपास गांव के लोग जो वहां पर रहते हैं उन्हें तमाम तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन है कि उसकी नींद टूटती नहीं है। सरकारें आज तक क्या कर रही थी, उन सरकारों के साथ हाजी नौशाद जैसे लोगों की क्या साठगांठ है, और आज भी जब कोर्ट की तरफ से कोर्ट का ऑर्डर सामने आ जाता है जिसमें साफ तौर पर लिखा जाता है कि ये जो बूचड़खाने हैं इन्हें बंद कीजिए, कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उन्हें उड़ाना बंद कीजिए और पूरी तरीके से इन्हें खत्म कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो बूचड़खाने जो के त्यों खड़े हैं, लोगों का जीना मुश्किल है, आंदोलन जारी है। लगातार ग्रामीण जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि इन बूचड़खानों को बंद कीजिए, हमारी जिंदगी बख्श दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे किसान हो चाहे ग्रामीण हो, हर किसी पर ये बूचड़खाने कहर की तरह टूटे हुए हैं और ना हाजी नौशाद जैसे लोग सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान यहां पर बने हुए हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूं, मदन त्यागी साहब, भारतीय किसान यूनियन से आप जुड़े हुए हैं। किसानों की हमने अभी यहाँ पर जो है स्थिति देखी है, क्या कुछ स्थिति जो है किसानों की हो चली है, ज़मीन बंजर हो रही है, गन्ना नहीं उगाया जा सकता है क्योंकि गन्ना बहुल्य क्षेत्र है और कहा जाता है कि तमाम जो कोशिशें हैं, कम से कम गन्ने को लेकर एक बड़ी उम्मीदें जो हैं किसान को रहती हैं। और इसके अलावा क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं फिलहाल, पहले हम ये जानना चाहेंगे किसानों को, क्योंकि हमने यहाँ मोटे तौर पर जो है समझा है कि दिक्कतें जो जो किसानों के सामने आ रही हैं और क्या परेशानी आ रही है किसानों को। ये जो ज़मीनें हैं हमारे यहाँ, मतलब जो इसमें हड्डी मिलों के बूचड़खानों के नज़दीक हैं, तो इसमें ये सब्जी की खेती और ऐसी खेती करी जाती है और जो इससे निकलने वाला पानी है इन बूचड़खानों से इन नालों में भी डाला जाता है, चाहे वो कैसा भी केमिकलों के द्वारा धुल के। अभी डॉक्टर ढाका साहब ने बताया था कि जो पानी इससे निकलता है या कोई चीज़ निकलती है बह के आती है, फिर किसान उसे खेत में लगाते हैं तो उसका जो
उसको एग्जॉस्ट करता है, जो भी फसल है उसको अपने अंदर करती है, वो सब फसल उससे जो पैदा होती है वो खाने के काम आती है। सब्जियां हैं ज़्यादातर लगाते हैं यहाँ की नज़दीक शहर का होने की वजह से हम इसमें नहीं बो सकते गन्ना वगैरह। कितना फर्क पड़ा है जमीनों पर जब से ये पानी जो है जमीनों को दिया जा रहा है? ये पानी केमिकल का पानी होता है, इसमें केमिकल से धुलाई करते हैं इसकी जो उसमें, तो इसमें सारी फसल खराब हो जाती हैं। ये ज़मीन बंजर जैसी हो जाती है केमिकलों के होने की वजह से। कितना फर्क पड़ा है पैदावार पर? जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति पर कितना फर्क पड़ा है इसका, जो किसान है वहाँ पर? क्योंकि वो खेती पर ज्यादातर लोग डिपेंडेंट है। जो जैसा आलू जैसी खेती है या और है, उसको स्टोरेज भी नहीं कर सकते ज़्यादा समय तक, क्यों वो ज़्यादा गलने की संभावना होती है उन फसलों की, और उसमें खाने से भी बीमारियां पैदा होती हैं। उसको खरीदा भी गंदे पानी की वजह से है, उसमें जो है उसको लेने पसंद नहीं करता मंडी में। तो ऐसी स्थिति किसानों के साथ, यानी दिक्कतें जो हैं वो उगाने से लेकर उसे बेचने तक की है। हाँ, और जो लोग उन्हें खा रहे हैं फिर उनके साथ स्वास्थ्य की जो है या उनके हेल्थ को लेकर जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं वो भी जो है सामने आती है। हेल्थ इश्यूज जो वहां के लोगों के हैं, जो ग्रामीणों के हैं, वो तो हैं ही, इसके अलावा भी जो लोग उस फसल को जो वहां उगाई गई है उसको जो भी खाते हैं या सब्जी जो वहां पर उगाई गई है जो उसे खाते हैं, उनके साथ भी तमाम तरीके के इश्यूज जो है सामने आते हैं। वीरेंद्र त्यागी साहब लंबे वक्त से जो है यहाँ पर जुड़े रहे हैं इस आंदोलन के साथ, और सिर्फ इसकी हम जिस बूचड़खाने की बात कर रहे हैं हाजी नौशाद के, सिर्फ इसके नहीं अलावा भी जो यहाँ पर तमाम जो आंदोलन चलाए गए हैं इन बूचड़खानों को बंद करने के लिए, क्या कुछ आपकी तरफ से किया गया, क्या रिजल्ट आपके सामने आया? और अगर हम फिलहाल जो हाजी नौशाद के बूचड़खाने की बात कर रहे हैं, इस फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं रेमन फूड प्राइवेट लिमिटेड की, इसे लेकर आखिर कार्रवाई होती क्यों नहीं है? जो प्रशासन है वो क्यों बार बार दम तोड़ देता है? ये अपना इससे ज्यादा पैसा कमाते हैं। ये प्रशासन को मदन त्यागी साहब, वीरेंद्र त्यागी साहब से पूछ रहा हूँ। अगर मैं यूँ कहूँ कि कांटों के हर बहुमत से हर सच्ची खुशबू हार गई। बहुमत कांटों का है, चारों तरफ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं इतना तक कह सकता हूँ कि मुझे ये तो पता नहीं है कि किस नंबर का नोट किस अधिकारी पर जाता है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि किस अधिकारी पर कितना कितना नोट जा रहा है। और इन सब समस्याओं को आम आदमी कैसे वो कर सकता है? सारे अधिकारी, प्रशासन, शासन भ्रष्ट हुए बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी जब नहीं मान रहे, 7 अधिकारी, गृह सचिव, डीएम, एसडीएम, एसपी, प्राधिकरण का सचिव, नगरपालिका का ईओ और क्या नाम तुम्हारा चेयरमैन, उसका लखनऊ चेयरमैन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अनिल मिश्रा, सतीश मिश्रा के भाई चेयरमैन थे वो मायावती सरकार में जी, और बोर्ड का सदस्य सचिव डॉक्टर सीएस भट्ट, इतनी कंटेम्प्ट होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में और ये अधिकारी नहीं डर रहे। तो लंबी साठगांठ है इन लोगों की, लंबे हाथ हैं इन लोगों के, और पैसा का कोई गिनती इन पर नहीं है। इस कारोबार में गिनती 1 रुपए के 100 रुपए बनते हैं, तो उन्हें देने में भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अवैध कारोबार उनका चल रहा है जी। तो ये तो बहुत ही, चलिए आप बल्कि इंडिविजुअली बता रहे हैं, पर्सनली बता रहे हैं कि कौन कौन से जो लोग हैं जो प्रशासन में इस वक्त हैं, उन पर पैसा किस तरीके से पहुंच रहा है, कैसे वो इस पूरे पैसे से जो है अपनी जो गैर कानूनी तरीके से दौलत है उसे बना रहे हैं। शोएब काज़मी साहब, ये अब से सरकारें जो अब तक रही हैं, चाहे वो बसपा की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, या वर्तमान में जो प्रशासन हो, क्योंकि वो लोग कहीं गए नहीं हैं, वो वही हैं अभी जिनकी तरफ से अब तक कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब अगर बीजेपी नेता के लिहाज से हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या उम्मीद करें अब हम, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी वहां बैठे हुए हैं जिम्मेदारी उनकी भी है, उन पर आप क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि जहां ये बूचड़खाना बंद होगा उन पर भी कार्रवाई होगी, हम ये उम्मीद करें? बिल्कुल जनाब, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो हापुड़ हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, ये इस वक्त अवैध बूचड़खानों के अड्डे बने हुए हैं। लाखों जानवर यहाँ पर डेली काटा जा रहा है अवैध रूप में, और उसके अलावा इसकी आड़ में यहाँ पर बड़े पैमाने पर गौहत्या भी हो रही है। पूरे देश से जानवर चुरा के यहाँ लाया जाता है, क्योंकि हमने खुद देखा है कि वो जानवर छोटा यानी कि 12 किलो का बच्चा जो खेत में चलने काबिल भी नहीं होता है, उसे ये लोग लाकर यहाँ पर काटते हैं, और ये चाइना, अमेरिका और अफ्रीका कंट्रीज के अंदर ये सारा माल भेज रहे हैं। और मेरी जो अपील है कि एनजीटी से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, कि वो क्या कर रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर,
यानी कि जो जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक हर एक के पास बड़े पैमाने में पैसा जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ऐसा एक भी बूचड़खाना जहां पर अवैध रूप से या जिनको जितनी लिमिट दी गई है उससे ज्यादा कटान हो रहा है, वो सारा का सारा बंद किया जाएगा। क्योंकि ये तमाम जो लीगल कारखाने हैं उनके अंदर भी अगर उनको जो है 300 की कैपेसिटी मिली हुई है, वहां 3-3 हजार 4-4 हजार जानवर काटे जा रहे हैं। और बहुत जल्द 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी ऐसी फैक्ट्री नहीं बचनी चाहिए। अगर 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 बचती है तो उसके खिलाफ तमाम लोग हम आंदोलन करेंगे। और खास तौर पे मुस्लिम समाज जो इन 1500 लोगों की वजह से जो पूरे समाज के गंदे लोग हैं उनकी वजह से बदनाम हो रहा है। मुसलमान इस कटान के सब खिलाफ है, क्योंकि इनके जो जानवर कट रहे हैं उसकी वजह से आज दूध मिलना मुश्किल हो गया है, आज खाद मिलना मुश्किल हो गया है, आज जमीनें खराब हो गई हैं, आज छोटे बच्चों को शुगर की बीमारी हो रही है, दिलों में छेद हो रहे हैं। वो क्या है? वो यही है कि बच्चे आज जो है वो दूध पी रहे हैं, कौन सा पाउडर का दूध पी रहे हैं। इन्होंने जो है माओ से दूध छीन लिया और आज इन्होंने गाय हो, भैंस हो, छोटा जानवर हो, बड़ा जानवर हो, कोई नहीं छोड़ा इन्होंने। और ये सिर्फ और सिर्फ पैसा देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री से लेकर एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सबको इन्होंने सेट कर रखा है। हर तरीके से जो है पैसा पहुंचाया जाता है। और जिस तरीके से यहाँ पर विंजन साहब कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं हर स्तर पर जो है पैसा पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से कोर्ट तक की अवमानना कर दी जाती है। और इस पूरे मामले को लेकर आज तक भी कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जिस तरीके से शोएब साहब कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी, उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं। बृजमोहन साहब, अगर कोर्ट के सामने जब आपने अपना पक्ष रखा है, क्योंकि हर तरीके की दलीलें दी जाती हैं, अगर हम यहाँ पर किसान के पहलू से अगर बात करें, जमीनें जो है वो बंजर हो चुकी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो रही है, किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि किसान अगर उसकी जो जमीन है वही खराब हो जाएगी, वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा, कैसे उसका परिवार चलेगा। जो किसानों का फैक्टर है वो कैसे इससे पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, क्या कुछ उनकी जिंदगी में बदलाव आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, किसानों के लिए, जिन किसानों की जमीनें बंजर हो गई हैं, तो इन्होंने उसके लिए भी उसको बेघर करने के लिए भी इंतजाम किया। इन हाजी नौशाद एंड कंपनी में बोलूंगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी मिलें थी, इन्होंने एचपीडीए के प्रशासन से मिलके इन फैक्ट्रियों के सराउंडिंग की जितनी भी जमीन थी उसको एक्वायर गवर्नमेंट से कराने का काम किया, जिसको बृजन सिंह त्यागी जी ने, जो एंटी पोल्यूशन कमेटी के, इन्होंने उस अधिग्रहण को भी चैलेंज किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है सन 2013 में उसको कैंसिल किया, उस अधिग्रहण को। तो बड़ी मुश्किल से किसानों ने सुप्रीम कोर्ट तक जाके अपनी जमीनों को बचाया है। इन्होंने तो अपनी फैक्ट्रियों को इंक्रीज करने के लिए लेदर सिटी तक का नाम दे दिया उसको, कि हम साहब लेदर सिटी बसाएंगे यहां। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबने इनको बंदी आदेश दे रखे हैं, और उसके बावजूद भी कोई शासन, पुलिस प्रशासन पैसा लेते हैं और इनको अनुमति देते हैं। कितनी वो जमीन है जिसे एक्वायर कर जो है लेदर का पूरा मार्ट वहां खड़ी करने की कोशिश की जा रही थी, लेदर सिटी से बताया जा रहा था? 153 पॉइंट समथिंग हेक्टेयर जी, इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस जमीन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की गई, जिसको एंटी प्रदूषण कमेटी ने याचिका, यानी आप लोग समझ सकते हैं कि एक अवैध तरीके से चलाए जा रहे बूचड़खाने और उसके साथ जो गैर कानूनी तरीके से और लोग जुड़े हुए हैं, जो बाकी बूचड़खाने चलाए जा रहे हैं सिर्फ उन्हें बचाने के लिए, जहां कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि यह बूचड़खाना बंद होना चाहिए और इसके अलावा जो अवैध तरीके से बाकी बूचड़खाने वहां पर चल रहे हैं वो भी बंद होने चाहिए। उसके लिए किसानों तक को हाशिए पर चढ़ाने की कोशिश की गई। वहां आसपास जितनी जमीन थी उसे एक्वायर करने की कोशिश की गई गैर कानूनी तरीके से। हालांकि किसानों ने लगातार जिस तरीके से लंबी लड़ाई इस पूरे मामले को लेकर लड़ी है, किसी तरीके से अपनी जमीन वहां पर बचाई है, जहां पर हाजी नौशाद और उसके साथ जो तमाम लोग लगे हुए हैं किसानों तक को वहां से उजाड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसमें कामयाबी जो है जरूर किसानों को मिली, लेकिन अब तक किसानों को वो कामयाबी नहीं मिली है जिसमें इस बूचड़खाने को, हाजी नौशाद को, उसके साथियों को वहां से उखाड़ फेंका जाए और उनका जीवन कम से कम बच सके। और हमारी ये मुहिम तब तक चलती रहेगी जब तक हाजी नौशाद जैसे लोगों को वहां से उखाड़कर नहीं फेंका जाता है, जब तक इस बूचड़खाने को बंद नहीं किया जाता है, लोगों का जीवन उन्हें वापस नहीं लौटाया जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं मदन त्यागी साहब, किसानों के यह हालात हैं, उनकी जमीन तक एक्वायर करने की कोशिश की गई, एक नेता के तौर पर भारतीय किसान यूनियन ने, मदन त्यागी ने क्या किया है? हमने इसमें एंटी प्रदूषण समिति को जो मतलब इसको पूरा अपना समर्थन दिया और उनके साथ में लड़ाई में सहयोग करा, साथ में लगे रहे,
उन आंदोलन में उसके साथ में हम इसमें जेल आंदोलन भरने के साथ में भी इनके साथ गए और जितना भी हर समय सहयोग है उसके लिए तैयार रहे हैं। अब भी जो चल रहा है उसके इनके साथ रहते हैं। बिल्कुल। चलिए, दरअसल ये जो हालात हैं, जो हाजी नौशाद का इतना बड़ा ये पूरा सर्कल चल रहा है कि जिसकी वजह से लोग जो है वहां मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लगातार इसके पीछे आंदोलन चल रहा है। वीरेंद्र साहब ने कहा कि लंबी लड़ाई इस पूरे मामले को लेकर लड़ रहे हैं। जहां हाजी नौशाद अपने इस गैर कानूनी तरीके से बूचड़ खाने को चला रहा है, उसके साथ छोटी छोटी पौध की तरह और भी वहां पर फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन पर कार्रवाई भी हो, यह भी सवाल है। लेकिन यह अब पूरा मामला सुदर्शन न्यूज के पास आ चुका है और हम तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक हाजी नौशाद को सलाखों के पीछे और उसकी तरफ से इन तमाम करतूतों को जो उसने की है उसके लिए उसे सजा नहीं दिलाई जाती है। इस पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते हैं और बताते हैं कि इस पर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे पर जब हमने जिले के कलेक्टर से बात करने की कोशिश की तो उसने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। हो सकता है कि डीएम साहब की कोई खास मजबूरी रही हो, लिहाजा हमने भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। फिर हमारे कैमरे ने रुख किया नगर पालिका चेयरमैन के कैबिन का। हालांकि वहां कैमरे पर जवाब तो मिला, मगर सुदर्शन न्यूज को इस जवाब से कोई खास तसल्ली नहीं हुई। पहली बार मामला ऐसा संज्ञान में आया है कि 2 किलोमीटर के दायरे के बाहर इस तरह की मिलें चल सकती हैं। देखिए, जब से मेरा पीरियड शुरू हुआ उस बीच में ना तो कोई हम लोगों ने यहाँ से एनओसी दी है, हमारे नगर पालिका से गई है, ना कोई ऐसा ठेका छोड़ा है, इसलिए हम लोगों के संज्ञान में ये नहीं है। और आज बात संज्ञान में आई है, अब से इस पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बार बार इस पूरे मामले में एक एंगल जो निकलकर सामने आ रहा है वो है भ्रष्टाचार का। दरअसल किस तरीके से हाजी नौशाद ने अपने पैसों के जरिए तमाम अधिकारियों का मुंह भर दिया, जिससे वो चुप बैठे रहे और लंबे वक्त तक भी हाजी नौशाद और उसके साथ जो तमाम तरीके की फैक्ट्रियां, बूचड़खाने वहां पर फल फूल रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरीके से हाजी नौशाद अपने गैर कानूनी तरीके से इस बूचड़खाने को प्रशासन की मदद से चला रहा है। करीब 10 दिनों तक इस खौफनाक मामले के एक एक पहलू को जांचने और परखने के बाद सुदर्शन न्यूज की टीम को एक बात तो समझ आ गई कि मौत के सिंडिकेट को चला रहा कसाई हाजी नौशाद मांस के टुकड़ों को बेचने से पहले नेताओं और अधिकारियों के मुंह को कागजी असरफियों से भर देता है। यानी कि नौशाद मुंह भराई के हुनर से बखूबी वाकिफ है। मगर एक पुरानी कहावत भी है कि बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। अब यह मामला देश के सबसे राष्ट्रवादी चैनल के पास है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उस मुद्दे पर करीब महीने भर पहले बात की थी, जब वो गोरखपुर से सांसद थे। अवैध बूचड़खानों को हम बंद करेंगे। एनजीटी 2 साल से उत्तर प्रदेश सरकार को कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद करो। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गोहत्या अगर कहीं होती तो उत्तर प्रदेश में। तो इस चीज को रोकने की प्रभावी कार्रवाई के साथ साथ यांत्रिक कत्लखानों को भी प्रतिबंधित करने के बाद सांप्रदायिक हिंसा के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में हो रहे सामूहिक पलायन को हम सख्ती के साथ रोकेंगे। डिप्टी कलेक्टर की तैनाती होगी, स्पेशल टास्क फोर्स बनेगा और जिलाधिकारी इसके प्रति जवाबदेह हो। बहरहाल अब योगी जी सूबे के मुखिया की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, लिहाजा सुदर्शन न्यूज उनके सामने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाते हुए ये सवाल करता है कि बेजुबान जानवरों को दर्दनाक मौत देने वाले इन कसाईयों पर कार्रवाई आखिर कब होगी। सुदर्शन न्यूज के लिए राकेश पंडित के साथ हापुड़ से जाहिद खान की रिपोर्ट। वीरेंद्र साहब, जब हमने यहाँ पर डीएम साहब से इस पूरे मामले पर उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए या हमने ये कोशिश करी कि क्या कार्रवाई हो रही है, तो कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं हुए।
लोग क्यों बोलेंगे? जब उनको मंथली जा रहा, साप्ताहिक जा रहा, तो वो लोग क्यों बोलेंगे? डीएम के सामने कोई भी अवैध कारखाना नहीं चल सकता अगर डीएम अपनी ईमानदारी पे, अपने उस पर चरित्र पर रहें और पूरे जिले का मालिक होता है डीएम। जिले में क्या हो रहा है, कैसे वो कह सकते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं है? जिले का जो अधिकारी आ जाता है एक बार, हापुड़ से जाना ही नहीं चाहता। साहब, एक आपने आज जो बड़ा प्रश्न उठाया है बीमारियों का, हमारा 3500 की आबादी का गांव है, लगभग 3500 हो और 3600 की। 6 महीने की मौतों की लिस्ट है मेरे पास में, 6 महीने में। और मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि आप जो है मृत्यु प्रमाण पत्र ले लीजिए, कम से कम 40 मौतें 3500 की आबादी में, और जिसमें 40, 45, 42 जो ये दमे से और क्या नाम तुम्हारा, कैंसर से, टीबी से ये मौत हो रही है, जिसकी पानी की जो वो कमी आई है, उसमें गुणवत्ता की कमी आई है। वो पानी जो वैसा आ रहा है, उस वजह से उस पानी को पीने से, एयर पोल्यूशन से जो वायु होती है उसमें दुर्गंध इतनी होती है, तो ये सब बीमारी बढ़ रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग वाले भी चुप बैठे हैं, सारे अधिकारी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर क्यों ये चुप्पी है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए मदन त्यागी साहब, ब्रजमोहन साहब, आऊंगा आपके पास। मदन और सर एक सेकंड जी, 6 मौतें तो इसी महीने में है साहब, गांव में जाके इंक्वायरी कर लीजिए। बड़ा आंकड़ा है 6 मौतें अगर एक महीने में अगर यहाँ पर 11 तारीख का इलेक्शन था, उससे बाद में 6 मौतें हो रही। मदन त्यागी साहब, आप कह रहे हैं कि आप लगातार खड़े रहे हैं उन किसानों के साथ भी, और इस तरीके के जो आंदोलन इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं, आगे हम क्या उम्मीद करें भाकियों की तरफ से, मदन त्यागी की तरफ से क्या कोशिश आप लोग करेंगे? सुदर्शन न्यूज लगातार इस पूरे मामले को उठा रहा है। हम इनके साथ में एंटी प्रदूषण कमेटी के साथ में भी और भी आपके साथ में भी बिल्कुल तैयार रहेंगे, अपनी यूनियन के को लेकर भी जो भी हमसे मदद होगी हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। किसानों के साथ में, जो किसानों को परेशानी हो रही है उनके साथ में हम लगे रहेंगे। ठीक है ब्रजमोहन साहब, आप लगातार इस पूरे मामले को उठा रहे हैं। विरंजन साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या जो आंकड़ा है, बकायदा उनके पास पूरी लिस्ट है कि क्या क्या लोगों के साथ हो रहा है, किस तरीके से उनकी मौत हुई है। 1 महीने में 6 लोगों की जान जो है इस पूरे मामले में चली गई है। हम यहाँ पर डीएम साहब के सामने जाते हैं, वो कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं होते। चेयरमैन साहब जो है, नगर पालिका के चेयरमैन है, वो बोलने के लिए कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं है। हमने उन्हें कॉल तक किया कि आप आइए और इन तमाम सवालों के जवाब दीजिए कि आखिर 5 साल की सरकार में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और सिर्फ 5 साल की सरकार की बात नहीं है, लंबे वक्त से जो है पूरा मामला पेंडिंग है और इस पर प्रशासन जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो भी डीएम 2004 के बाद में गाजियाबाद या हापुड़ में तैनात हुआ है, हापुड़ का जिला तो 2011 में बना है, 2004 के मैं बात बता रहा हूं, जो भी नया अभी अधिकारी आया है, सबको हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति दी है, रिसीव कराई है। ये अपने हाथ की मैं बात बता रहा हूं। ऐसा कोई डीएम नहीं है, कोई एसडीएम नहीं है, कोई पुलिस का कोतवाल नहीं है, थाने कोतवाली का, जिसके संज्ञान में ये मैटर ना हो, जिसके संज्ञान में ये फैक्ट्रीज ना हो, कोई कार्रवाई के लिए नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करता। कार्रवाई के नाम पे जाते हैं, सेटिंग हो जाती है। काज़मी साहब, ये इंतहा है कि लगातार कोई किसी भी तरीके का अगर डीएम वहां पहुंचता है, कोई भी अधिकारी पहुंचता है, वो कार्रवाई के लिए ना पहुंचे। क्या इस देश में लोकतंत्र या लोगों की आवाज जो है वो कोई मायने नहीं रखती? अब क्या होगा? सुमित जी, देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो थी, चाहे वो मुलायम सिंह वाली हो, चाहे वो पिछली माया सरकार हो, इसमें इन्होंने बाकायदा रेट फिक्स कर रखे थे कि इतने में प्रदूषण का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, इतने में फलां एनओसी मिलेगी, इतने में फलां, तमाम मानकों की धज्जियां उड़ाकर 10-10 करोड़ रुपए के अंदर, 15-15 करोड़ रुपए के अंदर इन्होंने जो है इनको वो दी है, अनुमति दी है। और मुख्यमंत्री से लेकर आम अधिकारी तक हर एक को इन्होंने खरीदा है, और ये अब भी नहीं डर रहे हैं। और मेरी अपील है, गुजारिश है एनजीटी से कि जो इलाके में मौतें हुई हैं उन तमाम का हिसाब किताब और इनके कत्ल का मुजरिम जो है हाजी नौशाद, और हमारी अपील है आपसे, बीजेपी सरकार से और आदित्यनाथ से जो सीएम है अब सूबे की, जिससे हम अपील करते हैं कि कम से कम जो अब तक नहीं हुआ है, जिन सरकारों की तरफ से, जिनकी अब तक जो सरकारें रही हैं, जिन्होंने अब तक कार्रवाई नहीं की है, वो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करें। लेकिन सुदर्शन न्यूज की यह मुहिम लगातार चलती रहेगी जब तक कि हाजी नौशाद उसकी तरफ से चलाए जा रहे इस कत्लखाने पर कार्रवाई नहीं होती है, और साथ ही साथ उन प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है जो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारी ये मुहिम यहां पर खत्म नहीं हो रही है, हम लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। कल फिर हम हाजिर होंगे इसी मुद्दे के साथ।
हाजी नौशाद की उन तमाम करतूतों के साथ जिन्हें वहां पर रहने वाले लोग और 37 गांव के लोग, ग्रामीण किसान भुगत रहे हैं। वहां के लोग जिस हालात में जीने के लिए मजबूर हैं, उन तमाम परतों का खुलासा एक के बाद एक जारी रहेगा। और जब तक हाजी नौशाद को उसके किए की सजा नहीं मिलती है, उन तमाम लोगों को सजा नहीं मिलती है जो इस तमाम घटना के लिए, इन हालातों के लिए जिम्मेदार है, सुदर्शन न्यूज इस मामले पर अड़ा रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।